हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम विश्व भूगोल के अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो विश्व भूगोल के चैप्टर अगला है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ के बारे में आप जानते होंगे कि पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। एक को कहा जाता है घूर्णन गति। घूर्णन गति हो गया। घूर्णन गति का दूसरा नाम आप कह सकते हैं तो इसको कहा जाता है परिभ्रमण। परिभ्रमण गति, और इसी को दैनिक गति भी कहा जाता है। तो इसका तीन नाम हो गया, घूर्णन गति, परिभ्रमण गति और दैनिक गति। इसका दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है परिक्रमण गति, और इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। परिभ्रमण और परिक्रमण में कन्फ्यूजन नहीं होना है। यह परिभ्रमण जो है यह घूर्णन गति का है, और परिक्रमण जो है ये आप किसी जैसे मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करना, तो जब पृथ्वी क्या करता है कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, उसी को कहा जाता है परिक्रमण गति। तो आप घूर्णन गति के बारे में जानते होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष क्या है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक आभासी रेखा है, उसको अक्ष कहा जाता है। ये रेखा खींचा हुआ नहीं है, इसको आभासी रेखा है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी क्या करता है कि घूर्णन करती है। जैसे आप लट्टू की बात करते हैं तो लट्टू क्या करता है, आप नचाएंगे तो लट्टू क्या करेगा, अपने अक्ष पे भी नाचेगा और साथ में राउंडिंग भी करता है। तो लट्टू की तरह भी क्या करता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमता है, और उसके बाद दीर्घ वृत्ताकार अक्ष के में क्या करता है, सूरज जैसे हो गया और सन के चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो परिक्रमण गति हो गया ये, और अपने अक्ष पे घूमने के कारण इसको घूर्णन गति कहा जाता है। तो घूर्णन गति के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो प्रभाव में आप कह सकते हैं कि दिन और रात का होना। दिन और रात का होना किसका प्रभाव है, घूर्णन गति का प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि घूर्णन गति नहीं होगा, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूमेगा तो दिन और रात नहीं होगा। दिन और रात होगा, लेकिन क्या होगा कि इसमें समय अवधि ज़्यादा हो जाएगा। यानी दिन और रात में आप कह सकते हैं कि 24 घंटा का जो दिन और रात होता है वो किसके कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि घूर्णन गति कितना देर का होता है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। इतना देर का क्या होता है कि एक दिन होता है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, यानी अपने अक्ष पर एक अगर चक्कर लगाता है उसका समय कितना लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। यानी आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 24 घंटा, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि एक दिन जिसको कहते हैं 24 घंटा का एक दिन होता है। और इसी के कारण इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। यानी एक दिन के समय का अवधि के कारण इसको क्या कहा जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है। इसका अगला प्रभाव क्या होगा कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का जो विशेष आकार है, पृथ्वी का विशेष आकार कौन सा है, पृथ्वाकार है। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के विशेष आकार का कारण भी क्या है, घूर्णन गति है। हम इसके बारे में एक वीडियो में बताए थे, तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के विशेष आकार का कारण, ये प्रभाव है घूर्णन गति का। ये सब प्रभाव हम देख सकते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि कोरियोलिस बल। इस बल का आप नाम सुने होंगे। कोरियोलिस बल क्या होता है कि एक ऐसा घूर्णन गति के कारण, अब जैसे कोई वस्तु तेजी से घूम रहा है तो इसके साथ एक बल काम करता है। ये अपने साथ वायुमंडल को भी नचाता है, तो इसके साथ एक बल काम करता है। ये बल कोरियोलिस बल कहलाता है। जैसे आप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि पवन हो या समुद्री धाराएं हो, वो अपने चलते चलते अपने दिशा के दाहिनी तरफ मुड़ जाता है। आप ये ऐसा कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ मुड़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ मुड़ जाता है। जब हम पवन की गति पढ़ाएंगे, यानी पृथ्वी पर जितना भी पवन चलती है
जो हमेशा चलती रहती है, उस पवन के बारे में जब बताएंगे तो उसमें कोरियोलिस बल के प्रभाव को बताएंगे। और साथ में जब भारतीय मानसून पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे कि कोरियोलिस बल का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोरियोलिस बल के कारण ही मानसून का जो आगमन होता है उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है कोरियोलिस बल का। तो आप ये तब तक याद रखिए, हम उस चैप्टर में बताएंगे कोरियोलिस बल का कार्य। इसके बाद आप कह सकते हैं कि ज्वार भाटा, आप नाम सुने होंगे ज्वार भाटा का। तो ज्वार भाटा का अवधि जो होता है, अवधि पर भी प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हो गया कि ज्वार भाटा आया, हम ज्वार भाटा जैसे ही बताएंगे कि जैसे पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है, और क्या होगा कि जब ज्वार आता है यानी पानी समुद्र तल ऊपर की ओर उठता है तो ऊपर की ओर उठा ही रह जाएगा अगर पृथ्वी घूमता नहीं है। जैसे आप मान सकते हैं इतना बड़ा गोला है और क्या करेगा कि वहाँ से उठा, और जैसे ही उठता है थोड़ी देर के बाद पृथ्वी घूम रहा है अपने अक्ष पे तो घूम जाएगा, तो जहाँ से उठा वो क्या होगा धीरे धीरे फिर दूसरे पानी को उठाएगा वो। अब जैसे कह सकते हैं कि इस भाग पे, जैसे मान लेते हैं इस भाग पे सूरज के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी यहाँ से उठा और क्या हुआ कि धीरे धीरे घूम गया। तब तो ये सूर्य के सामने रहा नहीं और चंद्रमा के सामने, तो क्या होगा ये कि उठ नहीं पाएगा। ये पानी क्या होगा, ये पानी इधर चला आया तो ये पानी नीचे चला जाएगा और यहाँ का पानी उठ जाएगा। तो ज्वार भाटा की जो समय अवधि है वो कम किसके कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ज्वार भाटा पर भी क्या होता है कि घूर्णन गति का प्रभाव पड़ता है। आप इधर परिक्रमण गति की बात करेंगे तो परिक्रमण गति का क्या क्या प्रभाव होता है। परिणाम जो है, सबसे पहला परिणाम है ऋतु में परिवर्तन। ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन का एक और कारण है अक्षीय झुकाव, यानी दोनों के मेल के कारण, परिक्रमण गति और अक्षीय झुकाव के मेल के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। हम पहले एक वीडियो में बताएं कि जैसे ये सूर्य हो गया और पृथ्वी क्या करता है, उसके अपने अक्ष पे झुके हुए क्या करता है, चारों तरफ उसका चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाने में क्या होता है कि कभी दक्षिणी ध्रुव पर ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो कभी उत्तरी ध्रुव पर ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, और विषुवत रेखा पर लगभग सालों भर समान लगभग प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि विषुवत रेखा पर मौसम में या ऋतु में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि मौसम में यानी ऋतु में परिवर्तन होता है। तो ऋतु में परिवर्तन का कारण परिक्रमण गति के साथ साथ अक्षीय झुकाव भी है, क्योंकि अगर सीधा सीधी रहता तो मौसम में यानी ऋतु में यहाँ परिवर्तन नहीं हो पाता। तो ऋतु में परिवर्तन होने का कारण एक परिक्रमण गति के साथ साथ अक्षीय झुकाव भी है। उसके बाद ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें, यह भी किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण। हम ये एक फिगर बना के समझाएंगे, तब तक ये आप देख लीजिए। उसके बाद उपसौर और अपसौर की घटना, यह भी परिक्रमण गति के कारण होता है। परिक्रमण गति आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। तो हम उपसौर और अपसौर की घटना और ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हम एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तब तक ये इसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। एक और लिख सकते हैं कि सूर्य का किरण का तिरछा चमकना, ये सभी जो है, ऐसे तिरछा किरण तिरछा होता नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि तिरछा चमका है, बहुत जगह ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो ये सभी क्या है कि परिक्रमण गति का ये सभी प्रभाव है, ये सब प्रभाव है। तो परिक्रमण गति का अवधि हम लिख देते हैं। तो परिक्रमण गति का अवधि जो है वो है 365 दिन 6 घंटे ऐसे लिखा जाता है। आप लिख सकते हैं 5 घंटा और
48 मिनट 46 सेकेंड। तो ये क्या है कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। आप इसको कहीं कहीं लिखा हुआ देखेंगे 365 दिन और 6 घंटे लिखा हुआ देखेंगे। जब क्या होता है कि हर एक वर्ष में 6-6 घंटा बढ़ रहा है, तो 6-6 घंटा बढ़ने के कारण क्या होता है कि 4 वर्ष के अंतराल में, नहीं 6 चौके कितना हो गया 24 हो गया, तो 4 वर्ष के अंतराल में एक लीप ईयर्स होता है जिसमें क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है। तो आप लीप ईयर्स लिखेंगे जैसे ही, तो लीप ईयर्स में क्या होता है, एक दिन बढ़ के क्या हो जाता है 366 दिन हो जाता है। और 366 दिन में क्या होता है कि जो फरवरी वाला मंथ होता है उसमें एक दिन जोड़ के यानी 28 का जो दिन होता है उसको 29 दिन में बदल दिया जाता है। और लीप ईयर्स उस ईयर्स को माना जाता है यानी जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए वो क्या होगा, लीप ईयर्स होगा। तो आप लीप ईयर्स को आसानी से निकाल सकते हैं, यानी इससे पहले 2020 क्या था, लीप ईयर्स था, और अब 2024 आएगा जो वो लीप ईयर्स होगा। तो ये क्या है कि परिक्रमण गति का समय है, और आप जानते हैं कि 365 दिन का एक वर्ष होता है, इसलिए इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं हमको क्या क्या देखना होगा कि जो कैरोलिस बल तो हम बाद के चैप्टर में देखेंगे, हम ज्वार भाटा पे विशेष ध्यान देंगे लेकर, उसके बाद ऋतु परिवर्तन पर कुछ ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, ऋतु परिवर्तन भी अगले चैप्टर में देखना है। उसके बाद ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कैसे होता है ये देखना है, उपसौर और अपसौर की घटना और सूर्य के किरण का तिरछा सपना, ये हम इसको साफ करने के बाद हम बताते हैं। उपसौर और अपसौर की घटना को दर्शाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि सूर्य का चित्र बनाइए और उसके चारों तरफ पृथ्वी को घुमाना है। तो पृथ्वी घुमाने पर जैसे यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी है, जब क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के यानी दीर्घवृत्ताकार यानी गोलाकार पथ है नहीं, तो क्या होगा कि कभी क्या होगा ये करीब होगा, कभी दूर हो जाएगा। तो जब क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के करीब होता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के दूरी क्या होता है कि जब न्यूनतम दूरी होता है, और न्यूनतम दूरी के होने के कारण इसको कहा जाता है उपसौर। उपसौर, उप मतलब होता है समीप, उप का अर्थ क्या होता है समीप, जैसे उपनगर, उपनाम यानी नाम के समीप हुआ, उप का अर्थ हो जाता है समीप। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यानी सूर्य और पृथ्वी जब समीप आ जाता है तो उसको कहा जाता है उपसौर, और जब क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से दूरी पर आ जाता है उसको कहा जाता है अपसौर। तो उपसौर और अपसौर की घटना कब होती है, तो उपसौर की घटना आप कह सकते हैं कि अधिकतर जगह तो 3 जनवरी लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं 4 जनवरी लिखा हुआ रहता है। तो 3 या 4 जनवरी, आप अधिकतर जगह 3 जनवरी ही लिखा हुआ रहता है। तो 3 जनवरी को क्या होता है उपसौर की घटना होती है, और 4 जुलाई को क्या होता है अपसौर की घटना होती है। तो अपसौर, उप मतलब हम क्या बताएं समीप, यानी पृथ्वी के समीप अगर सूर्य आ गया, यानी सूर्य के समीप अगर पृथ्वी आ गया यानी न्यूनतम दूरी पर हो, तो उस समय उपसौर की घटना होगी। और उस समय क्या होगा, जब दूरी स्थित रहेगा तो उस समय क्या होगा अपसौर की घटना हो जाएगी। जैसे एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि अगर पृथ्वी वृत्ताकार कक्ष में घूमती तो क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा पड़ती। ये कथन सही होगा या गलत, तो ये कथन आप सही मानेंगे, क्योंकि अगर पूर्ण वृत्ताकार रहता तो ये अपसौर है, यानी 4 जुलाई में आप देखेंगे कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी पड़ने का कारण क्या है, सूर्य क्या होता है उत्तरायण रहता है। इसके लिए आप एक वीडियो पिछले बनाए हैं कुछ दिन पहले, वो आप जाके देख लीजिएगा तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट हो जाएगा। तो 4 जुलाई के यानी 21 जून को तो उत्तरायण रहता ही है। 4 जुलाई के दिन भी क्या होता है कि पृथ्वी उत्तरायण रहती है, और उत्तरायण रहने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर उपसौर की अपसौर की घटना उस समय नहीं होती,
यानी पृथ्वी उस समय ज़्यादा दूरी पर होती है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा दूरी पर होती है, इसलिए क्या होता है कि गर्मी कम पड़ती है। अगर गर्मी तो पड़ ही रहती है, और जैसे ही वो क्या होगा कि गोलाकार हो जाएगा। तो गोलाकार क्या होगा कि जितना भी वो दूरी था, तो दूरी अब जैसे एक अथी में लिखा जाता है कि 147 लगभग इसका दूरी है, 47 मिलियन किलोमीटर। और ऐसे लिखा जाता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 15 मिलियन किलोमीटर लिखा जाता है, और ये होता है 153 मिलियन, 152 या 153 ऐसी है। तो ये क्या है कि आप देख सकते हैं, अगर इसको क्या करें 150 बना दिया जाए तो 3 मिलियन दूरी अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसके कारण क्या होता उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा पड़ती, और क्या होता उसकी अपेक्षा कि ठंडी के दिन में भी यहाँ भी 150 हो जाता, 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये क्या है कि ठंडी के दिन में भी दूरी अधिक होने के कारण ठंडा भी बढ़ जाता। तो यानी अगर पृथ्वी का जो कक्ष है दीर्घवृत्ताकार नहीं होता, पूर्ण गोलाकार होता, तो उस समय क्या होता कि गर्मी भी बढ़ती और ठंडी भी बढ़ जाती। और इसके जस्ट उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता। आप ऋतु परिवर्तन की बात करेंगे तो ऋतु परिवर्तन देखने के लिए हम इस फिगर को मिटा के फिर से देखते हैं दूसरा फिगर लेकर। तो आप लोग को पूछा जाए कि ऋतु कितने प्रकार का होता है, तो आप ऐसे तो बहुत सारा ऋतु, आप 6 ऋतु भी कहीं गिनती किया जाता है। तो हम उस ऋतु की बात करेंगे, जैसे एक गाना में गाता है कि मौसम कितने प्रकार का होता है। तो जैसे गाना है कि वो तो 3-4 बार बताया है गाना में कि 1 बरस के मौसम 4, मौसम 4, मौसम 4। तो हम 4 को ही बाद में ध्यान में रखते करेंगे, यानी ये सूर्य हो गया और हम 4 मौसम बनाते हैं। 4 मौसम कौन कौन सा होगा? ये मौसम का यहाँ अर्थ होता है ऋतु से, क्योंकि मौसम हर पल बदलते रहता है। हम ऋतु की बात कर रहे हैं तो ऋतु से होगा। इसका विशेष वर्णन अगले चैप्टर में किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा वर्णन हम इस समय कर देते हैं। जैसे इससे पहले वाला वीडियो में भी हम ये फिगर बना के समझाए हैं। इसलिए इसमें जल्दी से समझा के निकलना है इसमें से। तो ये 4 फिगर बना लिए, तो चारों फिगर का आप देख सकते हैं। हम उत्तरी गोलार्ध को लेकर चलेंगे, यहाँ जितना भी ऋतु लिखा जाएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। वही दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। तो हम भारत में हैं और हम उत्तरी गोलार्ध में भी हैं, इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध को ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ जितना भी ऋतु की बात होगी वो भारतीय ऋतु की बात होगी, दूसरे देश की बात यहाँ नहीं हो सकती है। कुछ सेमोल मिल सकता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जितना अधिकतर देश होगा उसके अनुसार यह चल सकता है। तो ये क्या है कि आप यहाँ देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब ये विषुवत रेखा अगर खींचा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऊपरी भाग पे ज़्यादा पड़ रहा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ ध्रुव पर भी प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है, यहाँ ध्रुव पर प्रकाश, उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात कैसे हो जाता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी राउंडिंग कर रहा है, जैसे ये है और क्या है राउंडिंग कर रहा है। तो ये जब तक इसके सामने रहेगा, प्रकाश के सामने रहेगा, तब तक इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ते रहेगा। और जैसे जैसे क्या होगा कि ये ओझोल होते जाएगा, यानी यहाँ जैसे है तो यहाँ प्रकाश पड़ रहा है इसके सीधा में, और जैसे जैसे क्या होगा ऐसे अब जैसे क्या होगा तो ये पीछे आ गया और ये आगे चला गया। तो इससे क्या होगा कि इस पर प्रकाश आने लगा और इसके पिछले भाग पर प्रकाश नहीं आएगा। तो प्रकाश नहीं आएगा तो क्या होगा कि इस भाग जब तक ये सामने रहेगा तब तक इस पर प्रकाश पड़ते रहेगा और इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि ध्रुव पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होती है। तो उत्तरी गोलार्ध पर ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं ये 21 जून की घटना है और ये
22 दिसंबर की घटना है। हम एक वीडियो में बताए हैं इसको, वो जाकर आप देख लीजिएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। 22 दिसंबर की घटना हो गया। उसके बाद ये 23 मार्च और ये 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब इसमें ऋतु की गिनती करते हैं। तो ऋतुओं की गिनती मूल रूप से जो की जाती है ये इसके आधार पर नहीं किया जाता है। इसका आधार एक ही है कि आप मार्च को यहाँ 15-15 लिख देते हैं। 15 मार्च, 15 दिसंबर और 15 सितंबर। उसके बाद और 15 मार्च लिखा हुआ है, यहाँ 15 जून लिख लीजिए। तो मूल रूप से आप देखेंगे कि ये जो है ये वाला भाग होता है ग्रीष्म ऋतु का। ये होता है ग्रीष्म ऋतु हो गया। उसके बाद ये वाला जो भाग होता है ये होता है वर्षा ऋतु। अब पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो सकता है, हम तत्कालीन समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऋतु परिवर्तन का। वर्षा ऋतु हो गया, ये हो गया शरद ऋतु और ये हो गया वसंत ऋतु। तो मूल रूप से 4 ऋतुओं को हम देखते हैं। तो ऋतु परिवर्तन जो होता है आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है और साथ में अच्छे झुकाव के कारण, क्योंकि अच्छे झुकाव के कारण ही यहाँ उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है और विषुवत रेखा पर प्रायः समान ही प्रकाश पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि विषुवत रेखा पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। तो ये परिक्रमण का गति के कारण ऐसा होता है। परिक्रमण गति का और कुछ उदाहरण है। अगला उदाहरण में आप यहाँ जो लिखे थे, हम पहले लिखे थे 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और यहाँ 22 दिसंबर। तो 21 जून पर यहाँ जो सूर्य का जो प्रकाश है वो जहाँ पड़ता है वहीं कर्क रेखा का निर्धारण किया जाता है। यानी क्या आप कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में अंतिम बिंदु तक, यानी किस बिंदु तक सीधा जाता है उसी का निर्धारण यहाँ कर्क रेखा से किया जाता है। और इधर ही क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश जहाँ तक सीधा जाता है वहाँ मकर रेखा का निर्माण कराया जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ जो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पर मकर रेखा का निर्माण किया गया है। इसका यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश सीधा वहीं तक पहुँच पाता है, दूसरे जगह तक अगर नीचे तक जाता तो कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी नीचे तक किया जाता। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी परिक्रमण गति के अनुसार होता है। यानी परिक्रमण गति के साथ साथ क्या होता है, अच्छे झुकाव होता है और साथ में सूर्य का प्रकाश जहाँ सीधा पड़ता है और सीधा यहाँ चमकता है। उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है, तिरछा चमकता है, इसके नीचे भी तिरछा चमकता है। तो सूर्य के किरण का आप जो कहते हैं कि तिरछा चमकना, तो ऐसे दरअसल में तिरछा चमकना जैसे ये पूरे भाग को पृथ्वी मान लेते हैं और ऊपर से प्रकाश पड़ रहा है। जैसे ये पृथ्वी हम बनाए, ऊपर से प्रकाश पड़ रहा है, ये सीधा पड़ा, ये सीधा पड़ा। अब जैसे जैसे कोण भागेगा यह कोण बनेगा, इसी को कहा जाता है। प्रकाश दरअसल सीधा ही होता है, लेकिन हम लोग जो हैं हम लोग को तिरछा दिखाई पड़ता है क्योंकि हम लोग इस भाग में रहते हैं और सूर्य का प्रकाश इसके सीधा पड़ रहा है। तो इसलिए ये कोण बनने के कारण हम क्या कहते हैं कि सूर्य का किरण तिरछा पड़ रहा है। और जैसे जैसे ये, तो इस कोण बनने के कारण ही हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा है। और इसके साथ ही आप 21 मार्च 23 सितंबर का घटना जो हम 23 सितंबर विशेष में बनाए हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा पूरा। तो इसके ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और घटना के बारे में जो इससे जुड़ा हुआ है। तो इससे जुड़ा हुआ 2 घटना आप लिख सकते हैं इधर कि सूर्य ग्रहण
और चंद्र ग्रहण। आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। तो हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। जैसे कि इधर हम तस्वीर बनाते हैं, अब 3 कलर का यूज करके हम तस्वीर बनाएंगे। कि जैसे एक सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, ये हो गया पृथ्वी, और यहाँ हम मान लेते हैं चंद्रमा। जब क्या होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, यानी क्या होगा, तो चंद्रमा जिस भाग में आएगा तो सूर्य उतना भाग दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण इसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो आप इसका रेखा कैसे बनेगा, सूर्य का प्रकाश आया सीधा, तिरछा ऐसे बनाया जाता है, तिरछा प्रकाश चलता नहीं है। इधर का जो प्रकाश इधर आएगा वो क्या करेगा, सभी तरफ प्रकाश चमक रहा है। तो यहाँ पे 3 स्थिति बनती है। तो यहाँ इतना वाला जो भाग होगा, इतना दूर का भाग, यहाँ लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। और ये वाला भाग देख रहे हैं जो ये काला नहीं, आप काला इसको कर सकते हैं क्योंकि काला दिखाई पड़ने लगता है इतना दूर, यानी दिखाई नहीं पड़ता सही से। और ये जो है इसको कहा जाता है आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तो उसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण। और तीनों जब एक सिध में आती है तो इस व्यवस्था को कहा जाता है सिजगी, SYZYGY। इसको हिंदी में कहा जाता है कि युति ब्यूति बिंदु। तो सिजगी को हिंदी में कहा जाता है युति ब्यूति बिंदु। यानी जब क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधा में आ जाए तो उस अवस्था को सिजगी कहा जाता है, और जिसको हिंदी में युति ब्यूति बिंदु कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण यानी अमावस्या का लगता है, तो सूर्य ग्रहण के दिन को इस अवस्था को, यानी जब क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तो इस अवस्था को कहा जाता है युति। दूसरा हम फिगर बना लेते हैं। दूसरा जैसे ये सूर्य हो गया, उसके बाद ये चंद्रमा हो गई, और तीसरा हम पृथ्वी यहाँ बना लेते हैं। जब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ता है, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ती है। और कहीं कहीं कभी दिखाई नहीं पड़ती है, कभी कभी दिखाई पड़ती है तो उसका प्रकाश कम होता है। तो इस अवस्था के आप कह सकते हैं कि तो यहाँ इतना दूर तो काला हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इसमें भी आंशिक प्रभाव का कुछ बनता है। तो आंशिक प्रभाव जब बनता है तो ये वाला भाग जो काला कर दिए हम, ये तो यहाँ तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। जो कुछ भाग बच जाता है, थोड़ा सा भाग, यहाँ आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है। आप ये तो बड़ा फिगर है, इसे आप जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, और फिगर आप जैसे ही बनाएंगे उस अनुसार ये एडजस्ट हो पाएगा। और प्रकाश सभी तरफ से निकलता है, सूर्य के सभी तरफ से प्रकाश निकलता है। तो ये हो गया चंद्र ग्रहण की अवस्था।
तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर पूर्ण प्रकाश नहीं पड़ पाने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता। और ये किस दिन होती है? पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन आप जानते हैं कि पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो इस अवस्था को व्युति कहा जाता है। इधर सूर्य ग्रहण को युति कहा जाता है, इसको व्युति कहा जाता है। तो आप और दोनों यानी तीनों एक सिद्ध में आ जाएगा तो इसको कहा जाता है युति व्युति बिंदु यानी सिजगी। तो ये आप देख लिए। अब हम चंद्रमा की कुछ कलाएं को देखते हैं। चंद्रमा में 3 कलाएं आप देख सकते हैं कि ये होता है सुपर मून। आप नाम कभी कभी सुना सुना आपको लगेगा। सुपर मून हो गया, ब्लू मून हो गया, उसके बाद ब्लड मून। तो सुपर मून किसको कहेंगे, ब्लू मून किसको कहेंगे और ब्लड मून किसको कहेंगे? सुपर मून क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति होती है जैसे हम उपसौर और अपसौर की घटना बताए, उसी प्रकार क्या होता है कि चंद्रमा जो है और पृथ्वी के जब पास आ जाती है, यह भी क्या करता है कि पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। तो जब पास आ जाती है तो इसको कहा जाता है उपभू। जैसे वहाँ उस समय उपसौर हो रहा था, उसी प्रकार यहाँ उपभू होता है। और जब दूर हो जाती है तो इसको कहा जाता है अपभू। तो उपभू के स्थिति को क्या कहा जाता है? सुपर मून कहा जाता है। यानी इस समय क्या होता है कि चंद्रमा जो है पहले के अपेक्षा आप कह सकते हैं कि 14% ज़्यादा नज़दीक आ जाती है, नज़दीक। और साथ में क्या होता है कि 30% पहले के चमक के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसार कहा जाता है कि 30% ज़्यादा चमकदार होती है। तो यानी पहले की अपेक्षा 14% ज़्यादा करीब आ जाना, उसके बाद 30% ज़्यादा चमकदार होना, इस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। यानी उस समय चंद्रमा बड़ा भी दिखाई पड़ता है और साथ में अधिक चमकीला भी दिखाई पड़ता है। तो यह स्थिति उपभू के स्थिति में होता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाती है तब। ब्लू मून किसको कहा जाता है? जब क्या होता है कि 1 महीना के अंतर्गत 2 चंद्र ग्रहण लगे। 1 महीना के अंतर्गत 2 चंद्र ग्रहण अगर लगता है तो उसको कहा जाता है ब्लू मून। 1 महीने के अंतर्गत के अंदर 2 चंद्र ग्रहण। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। आप ऐसा प्रश्न रह सकता है क्या फरवरी माह में ब्लू मून की स्थिति हो सकती है? तो आप जानते हैं कि फरवरी माह में 29 दिन का होता है और चंद्र ग्रहण यानी ये 2 चंद्र ग्रहण के बीच की जो समय होता है वो 29.5 दिन होता है, यानी 29.5 दिन होता है। जिस कारण आप कह सकते कि फरवरी माह में यानी 29 दिन का महीना भी लगेगा तो उस समय भी क्या होगा कि ब्लू मून की घटना उस समय नहीं हो पाएगी। अब हम ब्लड मून की बात करते हैं। तो ब्लड मून क्या होता है कि लगातार 4 चंद्र ग्रहण, यानी लगातार 4 पूर्णिमा पर 4 चंद्र ग्रहण लगातार हो जाती है। तो उस स्थिति को यानी पूरी तरह से 4 लगातार हो रहा है तो उस स्थिति को ब्लड मून कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, चार पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति को क्या कहेंगे? ब्लड मून। इस समय क्या होता है कि जहाँ तक लाल यानी ब्लड नुमा होने का कारण यही है कि लगातार जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय क्या होता है कि
सूर्य का प्रकाश सही से चंद्रमा पर नहीं पहुंचने के कारण वो लालिमा प्रतीत होने लगता है, और ये बहुत ही दुर्लभ घटना है, ये कभी कभी हो पाती है। तो ये जिस समय घटना होती है उस समय चंद्रमा लगभग लाल प्रतीत होता है, और इसलिए इसको ब्लड मून कहा जाता है। तो ये सभी हो गया चंद्रमा की स्थिति हो गई, और चंद्रमा की स्थिति के कारण ज्वार भाटा भी होता है, जिसको हम देखते हैं अभी। ज्वार भाटा, इसको टाइड कहा जाता है। ज्वार भाटा किसके कारण होता है? चंद्रमा के कारण। आप बराबर सुनते होंगे, चंद्रमा के कारण कैसे होता है। तो जैसे अब ज्वार और भाटा का अर्थ आप पहले समझ लीजिए। तो ज्वार का अर्थ होता है कि जल स्तर का ऊंचा उठना, जल स्तर का ऊपर उठना, और भाटा का अर्थ होता है जल स्तर का नीचे जाना, आप कह सकते हैं। यानी नीचे नीचे दब गया, उभार आया तो ज्वार आया, और उसके बाद नीचे अगर चला गया तो उसमें भाटा की स्थिति बनती है। तो जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, चंद्रमा को ही लेते हैं, तब तक सूर्य का, इसका कारण सूर्य भी होता है। तो जैसे चंद्रमा इसके बगल में, चंद्रमा जब आती है इसके पास तो क्या कहता है, ये अपने गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से यहाँ की चीज़ को खींचने की कोशिश करता है, और चीज़ के खींचने की कोशिश करने में क्या होता है कि यहाँ के जल स्तर थोड़ा उभार हो जाएगा, उभार हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इधर उभार जब होगा तो इधर क्या होगा, इधर पूरा जल क्या होगा, इस तरफ आ रहा है जल का उभार। यहाँ मतलब क्या, अरे हम ये जैसे टी शर्ट है, इसको आप क्या करेंगे कि आप इसके बीच में से खींचेंगे तो क्या होगा कि पीछे वाला स्थिति में क्या होगा, पीछे वाला चिपकेगा और ये स्थिति उभार आएगा। तो उसी प्रकार क्या होगा कि यहाँ उभार की स्थिति जैसे ही आती है तो यहाँ क्या होता है कि पानी थोड़ा डाउन हो जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और डाउन होने के कारण क्या होता है, ये स्थिति जो है ये ज्वार कहलाती है, और ये स्थिति भाटा कहलाती है। तो यही ज्वार भाटा का संबंध है। और इसके बीच का समय रेखा कितना होता है, तो ठीक इसी बिंदु पर फिर से ज्वार आने के लिए तो क्या होता है कि इसके बीच में लग जाता है 24 घंटा 52 मिनट का समय लगता है, ठीक इसी बिंदु पर आने के लिए। और ठीक इसके विपरीत बिंदु पर, यानी जहाँ भाटा की स्थिति बनी है, वहाँ पर क्या होता है कि इसके आने में लग जाएगा 12 घंटा 26 मिनट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता कि यहाँ तो पृथ्वी भी घूम रही है अपने अक्ष पे, और साथ में चक्कर भी लगा रहा है। ये चंद्रमा जो है इसके साथ चक्कर भी लगा रहा है। तो चक्कर लगाने में क्या होगा कि इस बिंदु पर आने में चंद्रमा तब तक क्या होगा, थोड़ा सा बिंदु से आगे खसक जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन गति का जितना समय होता है और इसके घूर्णन गति का यानी परिक्रमण गति की बात करते हैं, तो चंद्रमा की परिक्रमण गति का समय अलग होने के कारण क्या होता है कि इसमें अंतर आ जाएगा और धीरे धीरे ये घसक के आगे चला जाएगा, क्योंकि चंद्रमा क्या होगा, परिक्रमा कर रहा है ना पृथ्वी का, इसलिए ये घसक के थोड़ा सा आगे चल जाता है। और एक दिन में आप कह सकते हैं कि 52 मिनट ये आगे चला जाता है, जिसके कारण इस स्थिति पे आने के लिए क्या होता है कि 52 मिनट अधिक का समय लेना पड़ता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर यहाँ ज्वार की स्थिति उत्पन्न हुई, ठीक उसके विपरीत में जब ज्वार की स्थिति फिर से आनी होगी तो 12 घंटा 26 मिनट के बाद ऐसा होगा। अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगा तो ये चम्मुक है और उसके साथ ही उसको पानी को उठाते रहेगा, और पृथ्वी अगर इसमें घूर्णन नहीं करती तो एक ही जगह उठा लेता पूरा। उसके बाद अगर कभी भी छोड़ा जाता तो क्या होता, अगर उठा ही रह जाता तो क्या होता कि यहाँ का पानी चंद्रमा पर भी जा सकती है, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी जब घूम जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके घूमने के कारण क्या होता है कि जहाँ जल होना चाहिए वो जल क्या होता है कि ये वाला जल यहाँ रहा, उसके बाद यहाँ वाला उठा, और जैसे जैसे घूमते गया तो इधर वाला जल उठाते गया, इधर वाला जल धीरे धीरे डाउन होते जाएगा।
तो इस प्रकार की स्थिति जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। और घूर्णन गति का एक परिणाम हमने नहीं लिखा है। घूर्णन गति का परिणाम ये है भी है कि घूर्णन पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जिसके कारण क्या होता है, अनेक आकाशीय पिंड जितना भी पृथ्वी से देखा जाता है वो पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई पड़ेगा। वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे आकाशीय कोई भी पिंड हो, वो पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होता है। इसका कारण यही है कि पृथ्वी घूमती है और पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। आप जानते होंगे कि गति के नियम के अनुसार आप देखे होंगे कि अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यानी बस में बैठे हुए हैं, तो बस में बैठे रहने के बाद अगर बस तेज़ी से चलती है तो बगल का पेड़ भागते हुए नज़र आता है। उसी प्रकार पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य घूमते हुए नज़र आता है। तो ज्वार भाटा की स्थिति इस प्रकार होती है और समय रेखा यही होता है। और आप जानते हैं कि जब यहीं पर आप मान लीजिए कि सूर्य आ गया, सूर्य आ जाएगा, इसके सामने ही चंद्रमा क्या कर रहा है कि पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है, सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। जब क्या होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है कि ज्वार भाटा की स्थिति बहुत बड़ा होती है। यानी बहुत बड़ा की बात कर सकते हैं कि जब सिजगी हो जाता है, यानी एक सिद्ध में आ जाती है, जिसको सिजगी स्थिति कहा जाता है, उस स्थिति में सबसे बड़ा ज्वार भी बनेगा और ठीक उसके विपरीत सबसे बड़ा भाटा की स्थिति यानी नीचे की ओर पानी जाएगा। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि ज्वार की उठने की संभावना अधिक होती है, यानी जिस भाग पे पूर्णिमा होगा उस भाग पर क्या होगा, और सूर्य ग्रहण लगने या चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति में भी क्या होगा कि ऐसे तो चंद्रमा सिर्फ खींच रही है, लेकिन थोड़ा सा सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल इस पर कम करता है, जिसके कारण ज्वार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा स्थिति में दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं कि ज्वार भाटा का फ़ायदा क्या क्या होता है। तो ज्वार भाटा का फ़ायदा यही है कि समुद्र के अंदर बहुत सारे कीमती धातुएं, मूल्यवान कीमती मोती है, सीप है, ये सभी क्या होता है कि इसी के कारण ज्वार भाटा की स्थिति के कारण यानी पानी उठता है फिर नीचे की स्थिति में जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ के जितना भी अंदर वाला चीज़ है वो सब किनारे पर आ जाता है, और कभी कभी किनारे वाला स्थिति भी बाहर अंदर की ओर चला जाता है। समुद्र के अंदर जितना भी अब मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण बनाए रखता ही है, यानी पानी को हमेशा मिलाते रहता है, यानी पानी को स्थिर नहीं होने जाता है। और जानते हैं कि पानी जो भी स्थिर हो जाएगा उसमें सड़न पैदा हो जाती है, तो पानी की स्थिति को हमेशा चलाते रहना भी ज्वार भाटा का काम है। और कुछ भी स्थिति है, समुद्री धाराओं का निर्माण जो है इसके कारण होता है, वो हम जब समुद्री धारा का चैप्टर पढ़ेंगे तब ये बताएंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जैसे फंडी की खाड़ी, नाम सुना सुना हुआ लगेगा। फंडी की खाड़ी USA में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यहाँ पर क्या होता है कि सबसे बड़ा ज्वार आता है, सबसे बड़ा ज्वार आता है। बड़ा के जगह आप ऊंचा भी लिख सकते हैं। तो सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में। और इंग्लैंड का एक जगह है साउथ हैम्पटन की खाड़ी, यह इंग्लैंड, दक्षिणी इंग्लैंड में पड़ता है। यहाँ पर 4 बार, दिन में 4 बार आता है, दिन में 4 बार ज्वार आता है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन है, यानी फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, और साउथ हैम्पटन की खाड़ी जो इंग्लैंड में पड़ता है, आप यहाँ इंग्लैंड लिख लीजिएगा और यहाँ USA लिख लीजिएगा। तो ये ज्वार भाटा की स्थिति, यानी इसके ठीक विपरीत में क्या होगा, भाटा की स्थिति बनता होगा, लेकिन भाटा की स्थिति उतना दिखाई नहीं पड़े, यानी समुद्र तल नीचे की तरफ झुक जाता है और ज्वार की स्थिति दिखाई पड़ जाता है, इसलिए इसकी गिनती हो जाती है। तो ये हो गया ज्वार भाटा की स्थिति, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और जब क्या होता है, सूर्य उसके साथ में आ जाता है, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन ये इसकी स्थिति बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये ज्वार भाटा का प्रभाव है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारे चैनल को, अगले वीडियो जल्द हम जारी करेंगे। धन्यवाद।